हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हम लोग इसके 6 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहां पे जाकर आप लोग सारी क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और बाकी सब्जेक्ट के लिए इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन में निम्नलिखित में कौन सा रसायन कैंसर का कारण बन सकता है? ऑटोमोबाइल उत्सर्जन यानी वाहन उत्सर्जन में निम्नलिखित में कौन सा रसायन कैंसर का कारण बन सकता है? तो ऑप्शन 1 कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसर का कारण बन सकता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और यह गैस बहुत ही जहरीली होती है। ठीक है, और ये कैंसर का कारण भी बन सकती है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काजीरंगा डैश के लिए जाना जाता है? काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, किस राज्य में? तो ये असम में है। असम में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? ध्यान रखिएगा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। ठीक है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कहाँ पे है? असम में है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? तो ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की, तो ये कहां पे पाए जाते हैं? जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, वहां पर ये वन पाए जाते हैं। यानी भूमध्य रेखा के आसपास तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो रोजवुड, ध्यान रखिए, रोजवुड हो गया आपका, रबड़ हो गया, ठीक है, रबड़ के पौधे हो गए, सिनकोना हो गया, ये सब वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, रोजवुड, आबनूस हो गया, महोगनी, रबड़, सिनकोना, इनके वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो वन होते हैं ये वर्ष भर हरा भरा दिखाई देते हैं। ठीक है, वर्ष भर क्या हरा भरा दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। ठीक है, सदाबहार वन भी इन्हें कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं भारत में ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। तो भारत में ये वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भी ये वन पाए जाते हैं। प्रश्न और भी बनता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लवॉजियर को। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज किया था। आइंस्टीन की बात करते हैं, तो आइंस्टीन ने किसकी खोज की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है?
करा किसमें चांदी नहीं है, ये प्रश्न आ चुका है। तो किसमें नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता। ध्यान रखिएगा, इसमें सिल्वर भले है नाम में, लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है। ये चांदी की तरह सफेद दिखता है, इसकी वजह से इसका नाम जर्मन जर्मन सिल्वर रखा गया है। ठीक है, और ये क्या है, तो ये एक मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या होता है, तांबा होता है यानी कॉपर होता है, निकिल होता है। ठीक है, और क्या होता है, और जस्ता होता है। ठीक है, तांबा, निकिल और जस्ता का यह मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है। इंपॉर्टेंट है, करा है जो है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है। पहले जान लेते हैं अमलगम क्या होता है। तो पारा, पारा और किसी अन्य धातु का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे अमलगम कहा जाता है। ठीक है, पारा और अन्य धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। और कौन सा जो है अमलगम नहीं बनाता है, तो ध्यान रखिएगा जस्ता भी अमलगम बनाता है, तांबा भी बनाता है, ठीक है, मैग्नीशियम भी बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और कौन नहीं बनाता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा लोहा, लोहा जो है अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5। नेक्स्ट है, 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रभावी पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पुराना करंट अफेयर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.7%। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस, किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का, ऑप्शन 1 हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग कौन से हैं। प्राथमिक रंग यानी मूल रंग कौन कौन से हैं इसमें, तो लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला किसमें है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, लाल, हरा, नीला, इन्हें मूल रंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापने का उपकरण है। विद्युत धारा किससे मापा जाता है, तो एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीटर। वोल्ट मीटर की बात करें तो इससे क्या मापा जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर से, और दोनों में वोल्ट मीटर ही है। ठीक है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमीटर। नेक्स्ट है, भारत की किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू की है। सखी योजना किसने शुरू किया था, पुराना करंट अफेयर है, हरियाणा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 कथन दिए हैं और उसके बाद सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं, पहला है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नकरणीय कहलाता है। बिल्कुल सही है, ये प्रश्न आ चुका है पिछले प्रैक्टिस सेट में। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है वे जैव निम्नकरणीय कहलाता है। बिल्कुल सही है, जैसे आपका हो गया पौधे हो गए, ठीक है, पौधे हो गए, जानवर हो गया, कागज हो गया, ये सब। ठीक है, कथन दूसरा है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, बोतल हो गया, कांच हो गया, ठीक है, ये सब। तो दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में, करा प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। पहला है, सौर ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, नहीं गलत है। सौर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, गलत है। तीसरा है, सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ये भी गलत है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा जो होती है ये रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन 5। नेक्स्ट है, देश में पहली बार ट्रांसजेंडर को बिहार के किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है। देश में पहली बार ट्रांसजेंडर को बिहार के किस विश्वविद्यालय में सीनियर सदस्य मनोनीत किया गया है, तो पटना विश्वविद्यालय में, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय। और उनका नाम क्या है, तो रेशमा प्रसाद उनका नाम है। ठीक है, रेशमा प्रसाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको पता हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है।
संसार का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान का इसमें चयन करना है। इसमें पहला है शुक्र ग्रह, सुबह एवं शाम का तारा, बिल्कुल सही है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है? सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला भी है ये, ठीक है। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। दूसरा है शनि बर्फ चट्टानों एवं धूल से बने छल्ले हैं, ये भी करेक्ट है आपका। तीसरा है बुध सबसे गर्म ग्रह, नहीं, अभी मैंने बताया सबसे गर्म कौन सा है, तो शुक्र जो है सबसे गर्म है। बुध जो है ये आपका सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक पूछा जाए कौन सा है, तो बुध है और सबसे छोटा भी है। तो इसमें कौन सा गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? दूध का जो सफेद रंग होता है किसके कारण होता है? तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केसिन की वजह से होता है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसिन जो है प्रोटीन होता है और इसका पाचक एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन होता है, ध्यान रखिएगा, रेनिन होता है ये। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी ध्यान रखिएगा, तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया बुखार होता है, मलेरिया बुखार होता है। पहला इसमें रक्त में विषाक्त पदार्थों के निकलने पर, लाल रक्त कोशिकाओं के विघटन और फटने पर, जब मलेरिया फैलाने वाले कीटाणु लीवर तक पहुंच जाते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त में विषाक्त पदार्थों के निकलने पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं मलेरिया की, तो मलेरिया किससे फैलता है? ये हर प्रैक्टिस सेट में आया है। किससे फैलता है ये? तो प्रोटोजोआ से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। इसका वाहक मच्छर कौन सा होता है? तो मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज इसका वाहक मच्छर होता है। इसकी दवा क्या होती है? अक्सर पूछा जाता है, कुनैन होता है। किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ये सिंकोना वृक्ष से प्राप्त होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं। पहला है पेनिसिलिन के इंजेक्शन में स्रोत फफूंद है, बिल्कुल करेक्ट है। पेनिसिलिन के इंजेक्शन में जो स्रोत है वो क्या है? फफूंद है, करेक्ट है ये। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है, ये भी आपका करेक्ट है, प्रतिजैविक मिलाया जाता है उसमें। तीसरा है ईस्ट यानी खमीर तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करते, नहीं, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, तो ये कथन आपका गलत है। चौथा है लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी, ये करेक्ट है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में किया था, ये करेक्ट है। तो इसमें कौन सा क्या पूछा है? कूट की सहायता से कौन सा सही है? तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। किसमें है? ए बी और डी, ए और ये सही है, तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दिया है, पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन पूछा है। पहला इसमें यह एक प्राचीन बौद्ध अध्ययन केंद्र है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक प्राचीन बौद्ध अध्ययन केंद्र था, ये करेक्ट है। यह एक चीनी ह्वेनसांग ने यहाँ अध्ययन किया था, बिल्कुल करेक्ट है। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है यहाँ पे अध्ययन किया था। अगला है हमें इसके बारे में चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन से ही पता चला, नहीं, ये आपका क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और इसको ध्वस्त किसने किया था? तो यानी इसको जो है जलाया किसने था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभिकथन ए दिया है और कारण आर दिया है, देखते हैं। पहला है मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। कथन कह रहा है कि जो मछली है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, ये तो बात सही है। कारण दिया है मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मछली से जो है कॉड लिवर तेल मिलता है और जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? ये अच्छा आहार माना जाता है। तो दोनों सही है, इसमें व्याख्या भी सही कर रहा है ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था? मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण पूछ रहा है। पहला है अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी जो साम्राज्य को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सके। दूसरा, अशोक की धार्मिक नीति। तीसरा, अशोक ने अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। ये पहला सही है इसमें, अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी जो साम्राज्य को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सके। ठीक है, ऑप्शन 1। मौर्य वंश की बात करते हैं तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो 322 ईसा पूर्व में किसने किया था इसकी स्थापना? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और अंतिम शासक पूछा जाता है मौर्य वंश का कौन था? तो बृहदत्त। बृहदत्त जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहदत्त की हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि भारत एक स्टार परफॉर्मर के रूप में उभरा है और इसका वैश्विक विकास में 16% से अधिक योगदान देने का अनुमान है? करंट अफेयर था उस समय ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। ठीक है, आईएमएफ ने कहा ये। और आईएमएफ की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, विश्व बैंक की बात करते हैं तो इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ की बात करें तो डब्ल्यूटीओ इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन का। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है कौन था? दिल्ली का सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहर बनाए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो ये 1351 से लेकर 1385 तक तुगलक वंश का शासक था। इसने किसकी स्थापना की थी? तो इसने जौनपुर की स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा, जौनपुर की स्थापना किया था। फतेहाबाद की स्थापना किया था। ठीक है, फतेहाबाद की स्थापना की थी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर इसने लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और विभाग पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने खैरात, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान की इसने स्थापना की थी। दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात की इसने स्थापना की था। ये सारे पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करा किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? किसके समय में? तो जहांगीर के समय में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे खोला था? तो सूरत में खोला था। ठीक है, सूरत में खोला था। कब खोला था? तो 1613 में अपना पहला कारखाना खोला था। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय किसका शासन था भारत में? तो उस समय अकबर का शासन था। दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन, तो अकबर। लेकिन इसमें पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया किसके समय में? तो जहांगीर के समय में। कहां पे? सूरत में। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? सभी को पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है इससे संबंधित। तो कौन सा आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई, 20 जुलाई, कहीं कहीं आपको 19 मिलेगा, तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। और लागू कब होना था ये? तो 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था। और इसी के विरोध में, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में ही 7 अगस्त, ध्यान से सुनिएगा, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक, और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 की दिल्ली दरबार में से रद्द कर दिया गया था। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्लैक होल है। ब्लैक होल क्या है? तो ऑप्शन 3, उन सभी विकिरणों को अवशोषित करता है जो उस पर पड़ते हैं।
ठीक है, ब्लैक होल क्या करता है, सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है। पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है किसके द्वारा, तो विकिरण के द्वारा प्राप्त होती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकिरण के द्वारा पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है। पूछा जाता है कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण किसकी वजह से होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठोस में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण चालन की वजह से होता है, और द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है किससे होता है, तो संवहन के माध्यम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है। बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, तो ये गया में अवस्थित है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, गया में यह अवस्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने, अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, तो 1766 में इसका निर्माण करवाया था, गया में है जो। ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, सभी को पता होगा, बिहार का। ठीक है, कितना है, तो 1106 है। सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है वहां का जनसंख्या घनत्व, 17 है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाटिलपुत्र वर्तमान में किस नगर का प्राचीन नाम है। पाटिलपुत्र वर्तमान में किस नगर का प्राचीन नाम है, तो ये पटना का नाम है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं पाटिलपुत्र की, तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो अजात शत्रु ने इसकी स्थापना की थी। पूछा जाता है कि पाटिलपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था। पाटिलपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो ये उदयन ने बनवाया था। ठीक है, उदयन ने बनाया था पाटिलपुत्र को मगध की राजधानी। ठीक, नेक्स्ट है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं, मिट्टी को पलटना, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना। पोला बनाना यानी भुरभुरी बनाना। ठीक है, भुरभुरी बनाना इसे कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों, पहला है, इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। बिल्कुल करेक्ट है, जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो जड़ें जो है आसानी से नीचे तक जा सकती है। करेक्ट है। दूसरा है, पोली मिट्टी में गहराई में धंसे जड़ों की सरलता से श्वास शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। बिल्कुल करेक्ट है, मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो शोषण करने में भी उनको आसानी रहेगी। इससे पोषक पदार्थ नीचे चले जाते हैं, नहीं, इससे पोषक पदार्थ जो ऊपर चले जाते हैं, ना कि नीचे जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा सही है, ए और बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में मिलते हैं। करा, उस स्थान का नाम बताइए जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ठीक है, इधर आपका क्या है, बंगाल खाड़ी, इधर आपका क्या है, अरब सागर और हिंद महासागर। कहाँ पे तीनों मिलते हैं, तो आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कन्याकुमारी। इसे केप कोमरिन भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे कब पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे कब पड़ती है, तो कब पड़ती है, 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती है। देखिए, भूमध्य रेखा पर किरणें सीधे कब पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। अगर पूछा जाए कर्क रेखा पर कब पड़ती है, तो कर्क रेखा पर 21 जून को किरणें पड़ती है, 21 जून को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ये। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछा जाता है, तो 21 जून। अगर अब बात करते हैं मकर रेखा पर कब पड़ती है, किस दिन, तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को पड़ती है, और दक्षिण गोलार्ध का ये सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिण गोलार्ध सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर। और भूमध्य रेखा पर कब पड़ती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। ये सारी डेट ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में वर्षा होती है। उत्तर भारत में वर्षा होती है किसकी वजह से,
तो ऑप्शन 2, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही उत्तर भारत में भी वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी मानसून की वजह से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही ये वर्षा होती है भारत में सबसे ज्यादा। देखिए ये तो उत्तर भारत ऐसे पूछ लिया। अगर पूछा जाए उत्तर भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, उत्तर भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उस उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा तमिलनाडु में वर्षा जो है किसकी वजह से होता है, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा किसकी वजह से, तो लौटते हुए मानसून की वजह से होता है तमिलनाडु में वर्षा सर्दियों के समय में। तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। करा मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, तो सभी पता होगा क्या है, समानता का अधिकार। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर, समानता का अधिकार। किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार ये। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो ये 19 से लेकर 22 में इसका उल्लेख किया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, तो आर्टिकल 32 में है। मूल अधिकार की बात करें किस भाग में, भाग 3 में है। कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर 35 में इसका उल्लेख किया गया है। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 6 हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार की सूची से कब हटाया गया, कमेंट जरूर करिए, ये मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन कहता था खुद को जो है बंगाल टाइगर, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली कहता था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल टाइगर कहता था। और इसके कार्यकाल की बात करें तो 1798 से लेकर जो है 1805 तक ये बंगाल का क्या था, गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली होगा इसका आंसर, ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव की बात करते हैं। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का पहला क्या था, गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग की बात करें, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, इंपॉर्टेंट है। ये क्लाइव जो है गवर्नर था बंगाल का पहला, और वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, कॉर्नवालिस की बात करें तो कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त लागू कब हुआ था, तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। वारेन हेस्टिंग यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इसने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस राज्य में रामबाग गेट और प्राचीर को सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। यूनेस्को ने किस राज्य में रामबाग गेट और प्राचीर को सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है, लोक नृत्य बोहाग बिहू किस राज्य से संबंधित है। बोहाग बिहू सभी पता होगा, असम से संबंधित है ये, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है ये, तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। कहां पे, उत्तराखंड में है ये। अब की बार पूछा गया था, अब की बार नहीं, टीआरयू 2 या 1 में पूछा गया था कि टिहरी जल विद्युत परियोजना ये किसका उदाहरण है, तो ये संभववाद का उदाहरण है। ठीक है, संभववाद का यह उदाहरण है। और टिहरी जल विद्युत परियोजना ये सबसे ऊंचा बांध भी है ये। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है, यहाँ पे बना है। नेक्स्ट है, घाटे के वित्त पोषण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे के वित्त पोषण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव, तो ऑप्शन 3, धन की आपूर्ति में वृद्धि होती है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। कह रहा कौन सा जो है विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, तो गर्म और आर्द्र। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, उच्च ताप होता है, और यहाँ पे वर्षा भी क्या होती है, अधिक होती है। उच्च ताप की वजह से यहाँ पे हमेशा जो है गर्मी रहती है, और वर्षा की वजह से ये क्या होता है, आर्द्र रहता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, यह अक्सर कहा जाता है कि हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग दिमाग की कुंजी डैश निहित है। खरा, यह अक्सर कहा जाता है कि हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी किसमें निहित है? तो प्रस्तावना में निहित है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना। बात करते हैं प्रस्तावना की। भारत की प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन जो इसकी भाषा है ये कहाँ से लिया गया है? इसकी भाषा तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा है, ठीक है। ठाकुर दास भार्गव ने कहा है संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। और प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा है? पहचान पत्र या परिचय पत्र किसने कहा है? तो ये ध्यान रखिएगा, किसने कहा है? N.A. पालकीवाला ने कहा है, ठीक है। N.A. पालकीवाला ने कहा है। और प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? राजनीतिक जन्म कुंडली ये किसने कहा है? तो ये K.M. मुंशी ने कहा है प्रस्तावना को। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एकता के बिना जनशक्ति एक ताकत नहीं है। कह रहा है एकता के बिना जनशक्ति एक ताकत नहीं है, जब तक कि इसे ठीक से सामंजस्यपूर्ण और एकजुट ना किया जाए तब तक यह एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। यह कथन किसका है? तो ये सरदार पटेल का कथन है। ऑप्शन 1 सरदार पटेल। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। लौह पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। ये क्या थे? भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। और 1931 जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था 1928 में, उसका भी नेतृत्व इन्होंने किया था, ठीक। नेक्स्ट है, यदि एक इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश Q1 तथा एक प्रोटॉन का विद्युत आवेश Q2 है तो नीचे दिए गए अंकित समीकरण में कौन सा सही है? तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बराबर 0। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। शरीर का अंग दिया है और पदार्थ का पाचन दिया है। मुंह की बात करते हैं तो मुंह में जो है किसका पाचन होता है? तो ये मंड यानी स्टार्च का पाचन होता है। और मुंह में जो लार होती है, लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। अमाशय की बात करें तो अमाशय आपका प्रोटीन हो जाएगा। और पित्ताशय की बात करें तो वसा। देखिए, पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस होता है, ठीक है। पित्ताशय में पित्तरस होता है। और पित्तरस का कार्य क्या होता है? तो ये वसा को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। छोटे टुकड़ों में ये वसा को तोड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे वसा का इमल्सीकरण कहा जाता है, ठीक है। और पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? तो पित्तरस का स्राव यकृत से होता है। और ये इकट्ठा कहाँ पे होता है पित्तरस? तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है। 60 डिग्री कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? तो 5 होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलत कथन को चिन्हित करें। गलत कथन इसमें पूछा है। पहला है, इसमें पूछा है विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि। इसमें गलत कथन पूछा है कि विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि। पहला है, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो, बिल्कुल सही है, तब भंग किया जा सकता है उसकी सदस्य। दूसरा है, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, तब भी सही है। उसकी आयु 30 वर्ष की हो, नहीं, ये कैटेगरी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है ध्यान रखिएगा हरी पत्तियों में होता है और हरे तनों में होता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कैक्टस वगैरह के जो कैक्टस के पौधे होते हैं उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो तनों में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है, संभावित तत्व है। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है, कौन सा तत्व है? तो इसमें हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन
1 कैल्शियम। नेक्स्ट है, जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है। जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कौन सी है? तो पाक जल संधि, ऑप्शन 1 पाक जल संधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है पूछ रहा है इसमें। पहला है, ऑक्सीजन अणु में एक सहसंयोगी आबंध है। कह रहा है ऑक्सीजन अणु में एक संयोगी आबंध है, नहीं द्विसहसंयोगी आबंध है, तो ये गलत है। दूसरा, कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक नहीं है, ये भी आपका क्या है? गलत है। और तीसरा है H2S सहसंयोगी यौगिक है, ये आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 112 का। ठीक है। नेक्स्ट है, जाड़े के दिनों में जब किसी बंद कमरे में कोयले को जलाया जाता है तब उस बंद कमरे में किस हानिकारक प्रभाव के चलते सोने की सलाह नहीं दी जाती है? देखिए, जब बंद कमरे में कोयले को जलाया जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्या है? जहरीली गैस है। पहले प्रश्न बता चुका हूं, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ठोस होने पर किसी गैस को आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठोस होने पर किसी गैस को आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा शुष्क बर्फ, यानी ये आपका क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो शुष्क बर्फ होता है ये किसका उदाहरण होता है? तो ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण। ठीक है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? कोई भी ठोस जो है गैस द्रव में बिना बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाती है, जैसे आपका शुष्क बर्फ हो गया, कपूर हो गया, नेपथलीन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो मौसम भविष्यवाणी के लिए सही है, संचार के लिए ये भी सही है, खगोलीय उद्देश्यों के लिए ये भी सही है। तो ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए क्लास को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है। नेक्स्ट है, तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो डैश का कार्य करती है, तो जल प्रबंधन का कार्य करती है, ये ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है। ठीक है, युद्ध नहीं हुआ रहता फिर भी युद्ध का माहौल बना रहता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? उसे शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है, कोल्ड वार, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों में परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में किसका प्रयोग? पाश्चुरीकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है दूध को एक टेम्परेचर पर गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे वो खराब नहीं होते हैं। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम कृषि के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, TRE 1 और TRE 2 में से बहुत प्रश्न बने थे, इंपॉर्टेंट है ये झूम कृषि। तो आपका हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र में से स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 3। अगर हम बात करते हैं बेबर कहाँ पे कहा जाता है? तो बेबर और दहिया ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कहा जाता है। ठीक है, पोडू कहा जाता है? ठीक है, पोडू ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। अब BPSC ने उड़ीसा भी माना है इसमें। ठीक है, उड़ीसा भी में भी पोडू कहा जाता है। कुरुआ कहा जाता है? कुरुआ ये झारखंड में कहा जाता है। झारखंड में कहा जाता है। ये खिल कहा जाता है? तो ये आपका हिमालय प्रदेशों में आपका खिल कहा जाता है, लद्दाख वगैरह में। ठीक है, इसे खिल कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं अब देशों की, तो चीना कहाँ पे कहा जाता है? इसे श्रीलंका में इसे चीना कहा जाता है, ये भी पूछा गया है। चीना, लदांग कहा जाता है? तो ये मलेशिया में इसे क्या कहा जाता है? झूम कृषि को लदांग कहा जाता है। मिल्पा कहा जाता है? तो ये बहुत पूछा गया है, ये मध्य अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। रे ध्यान रखिएगा, रे वियतनाम में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, वैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा है? वैसाखी जो है ये आपका सिख धर्म से जुड़ा है, ऑप्शन 3 सिख धर्म। नेक्स्ट है,
ओ हम भारत को उसकी बीमारी से मुक्त करने से पहले पुरुषों की एक नई नस्ल चाहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह सरोजिनी नायडू का कथन है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू का यह कथन है। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। ठीक है, भारत की कोकिला कहा जाता है। और ये प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रथम महिला राज्यपाल थी। किस राज्य की थी? तो ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। ठीक है, अगर इनके बारे में और हम बात करते हैं तो 1925 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कहाँ पे? कानपुर में। कानपुर अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली सरोजिनी नायडू। अच्छा, पूछा जाए कि प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी। और इन्होंने 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट, और ऐसा करने वाली ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन अगर पहली भारतीय पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्नलिखित द्रव्य पाया जाता है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन 1 फार्मिक अम्ल, और इसे जो है मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल भी इसे कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल किसमें होता है, तो सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 4NH3 प्लस 5O2, और समीकरण दिया है 4NO और प्लस 6H2O। तो ये इसमें पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है, और अवकारक का मतलब है जिसका ऑक्सीकरण होता है। तो ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, NH3। नेक्स्ट है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? करा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन के द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? तो द्वार पंडित के द्वारा परीक्षा ली जाती थी। ऑप्शन 3 द्वार पंडित। और उस परीक्षा का नाम क्या था? तो उपद्या परीक्षा। ठीक है, उपद्या परीक्षा इसका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्किम भारत सिक्किम भारत एवं चीन जिसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। करा सिक्किम यानी भारत और चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो नाथुल्ला दर्रा के माध्यम से जुड़े हैं। नाथुल्ला दर्रा पूछा जाता है कहाँ पे है ये? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। बोलन दर्रा की बात करें तो ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में है। ठीक है, और माइक मोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में है। नेक्स्ट है मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पूछ रहा है कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑप्शन 1 महाधमनी एवं बायनिलय में। ऑप्शन 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद। ऑप्शन 2। नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो सभी को पता होगा 8,848 मीटर, कहीं कहीं 50 भी मिलता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ये? तो नेपाल में है ये, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में से क्या कहा जाता है? नेपाल में से सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है? बहुत अच्छी परंपरा है। बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाए जाते हैं? तो ये आपका धरहरा, और ये धरहरा कहाँ पे है ये? तो ये मुंगेर में है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं है? रक्त में क्या मौजूद नहीं है? आरबीसी ये तो मौजूद है, डब्ल्यूबीसी भी मौजूद है, तो प्लेसेंटा नहीं है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं पानी में डुबाने पर एक छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत या दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? पानी में डुबाने पर एक छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसकी वजह से? तो ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, अपवर्तन की वजह से। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन 3 2f के बराबर होगी। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित
में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति निवास करती है? जारवा जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद का मुख्य स्रोत है? कौन सा जैविक खाद का मुख्य स्रोत है इसमें से? तो हरा शैवाल, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरा शैवाल। नेक्स्ट है, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए किसका गठन किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है, ऑप्शन 2। ये प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1992 में इसका गठन किया गया था, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं? जड़ की कोशिका में उपस्थित जो लवक होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? कौन सा कथन जंगलों के संदर्भ में पूछ रहा सही है? पहला है, जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। पिछले प्रैक्टिस में मैंने बताया था, जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं ये क्या करती है? मृदा को बांधे रखती है, इसलिए जो है ये मृदा का क्षरण कम होता है, तो ये करेक्ट है। दूसरा है, जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, गलत है, निर्भर होते हैं। जंगल में जो है पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तीसरा है, वन वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। वन जो होते हैं ये जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, सही है। चौथा है, मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होते हैं, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा क्या है? गलत है आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछ रहा है सही है कौन सा? ऑप्शन भी दिया यहाँ पे, तो ए सी डी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, आपका सिर्फ बी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, इंपॉर्टेंट है, टीआरई 3 में पूछा गया था ये। कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है ये वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्यों? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरातनता के कारण, यानी पुराना हो चुका है लेकिन इस पे अभी जंग नहीं लगा है, ठीक है, इसलिए आकर्षक का बिंदु बना रहता है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास स्थित है, मेहरौली में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जा सकता है? किस प्रकार की मिट्टी के द्वारा अधिकतम जल धारण? तो ऑप्शन 1 दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो रूस में है, ठीक है, रूस में, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? अभी मैंने बताया था कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5। उपयुक्त में से कोई नहीं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में इसका विभाजन हुआ था। रद्द कब हुआ था? तो 1911 में ये रद्द हुआ था। 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें इसको रद्द कर दिया गया था। और बात करते हैं इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? तो स्वदेशी आंदोलन इसको विरोध में चला था। नेक्स्ट है, शनि ग्रह के वलय किससे बने होते हैं? ये भी आ चुका है। शनि ग्रह के जो वलय होते हैं ये किससे बने होते हैं? तो बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से ये बने होते हैं, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? गंगा नदी का उद्गम कौन सा है? गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? तो ये भागीरथी के तट पर स्थित है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? आगरा में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसके शासनकाल में? तो शाहजहां, ऑप्शन 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है, कह रहा है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। उसका संवेग क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है, यानी P बराबर क्या होता है? M इंटू V होता है। जब इसको बढ़ाया जाएगा तो दुगना हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूचना तकनीक द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए हैं। सूचना तकनीक द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए हैं किस क्षेत्र में? तो संचार के क्षेत्र में, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, कॉन्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? कॉन्वेस्ट ऑफ सेल्फ की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 का क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की और पुस्तकों की बात करें तो हिंद स्वराज, हिंद
स्वराज भी इनकी पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और मेरे सपनों का भारत, ये सब इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। महात्मा गांधी की जो है ये अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में ये अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी, ये भी ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और भारत में किया गया इनके द्वारा पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट है, एक गैस में संचारित होने पर, एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंग दैर्ध्य उसी ताप पर वायु में तरंग दैर्ध्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग कितना होगा? तो ऑप्शन 2, 340 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं पूछा इसमें, प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, पहला है, उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, केसरी मैंने कई बार बताया है, जो केसरी इनकी 2 पत्रिका थी, एक आपका मराठा और एक है आपका केसरी। जो केसरी थी ये किस भाषा में थी? तो ये मराठी भाषा में थी, और जो ये मराठा थी ये अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, और दूसरा है, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। नहीं, नरमपंथी नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, ये गरम दल के नेता थे, तो ये कथन गलत है। तीसरा है, उन्होंने गणपति एवं शिवाजी महोत्सव नामक त्योहारों की शुरुआत की, बिल्कुल सही सही है। 1893 में गणपति महोत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया था, सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है कौन सा? आपका ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनकी पुस्तक क्या है? गीता रहस्य, गीता रहस्य इनकी पुस्तक है। और 1916 में जो होम रूल लीग आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व भी इन्होंने किया था। नारा कौन सा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है, 2 कथन दिया है आपका। पहला कथन है कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग जल से ढका है, और आपका कथन दूसरा है, पृथ्वी पर उपस्थित ज्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। दोनों कथन आपके क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1, कथन पहला भी सही है, कथन दूसरा भी सही है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।